नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। इन्हें आमतौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और बैरिस्टर थे। इन्होंने 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष और इसके राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ हिंदी, उर्दू, बंगाली और फारसी में प्रमुख होता है। इन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। पटेल का जन्म खेड़ा जिले के नाडियाड में हुआ था और उनका पालन पोषण गुजरात के राज्य के ग्रामीण इलाकों में हुआ। वे एक सफल वकील थे। महात्मा गांधी के शुरुआती राजनीतिक लेफ्टिनेंटों में उन्होंने गुजरात के खेड़ा, बोरसाद और बारडोली के किसानों को ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा में संगठित किया, जो गुजरात के सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक बन गए। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 49वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस ने उच्चतम स्तर पर पटेल की स्थिति काफी हद तक 1934 के बाद से पार्टी संगठन में उनकी भूमिका से जुड़ी थी। जब कांग्रेस ने चुनावों का बहिष्कार छोड़ दिया, बॉम्बे के एक अपार्टमेंट में रहने के दौरान वे कांग्रेस के मुख्य धन उगाने वाले और इसके केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने। पटेल ने 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोलालिया टैंक में एकत्र 1 लाख से अधिक लोगों को संबोधित करते हुए एक शानदार भाषण दिया। इतिहासकारों का मानना है कि पटेल के भाषण ने राष्ट्रवादियों को उत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो तब तक प्रस्तावित विद्रोह को लेकर शंका में थे। इस अवधि में पटेल की संगठित इतिहासकारों द्वारा पूरे भारत में विद्रोह की सफलता सुनिश्चित करने का श्रेय दिया जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में पटेल ने पाकिस्तान, पंजाब और दिल्ली भागकर आए विभाजन शरणार्थियों के लिए राहत प्रयासों का आयोजन किया और शांति बहाल करने के काम किया। उन प्रांतों को जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, लगभग 565 स्वशासित रियासतों को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त करा दिया गया था। पटेल ने जवाहरलाल नेहरू और लुईस माउंटबेटन के साथ मिलकर लगभग हर रियासत को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। नए स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए पटेल की प्रतिबद्धता ने उन्हें भारत के लौह पुरुष की उपाधि दी। उन्हें आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसे भारत सरकार ने 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनवाया था, 31 अक्टूबर 2018 को उसे उन्हें समर्पण की गई और इसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर 557 फीट है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल और लाडवा के 6 बच्चों में से एक का जन्म गुजरात के नाडिया में हुआ था। उन्होंने वैष्णव धर्म का पालन किया और महाप्रभु
वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित थे और वल्लभाचार्य के वंशज से दीक्षा ली थी। पटेल की जन्म तिथि कभी आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं की गई। पटेल ने अपनी मैट्रिक परीक्षा की कागजात में इसे 31 अक्टूबर के रूप में दर्ज किया। वह पाटीदारों, विशेष रूप से मध्य गुजरात के लेवा पटेल समुदाय से थे। हालांकि उनकी प्रसिद्धि के बाद लेवा पटेल और काडवा पाटीदार दोनों ने उन्हें अपना होने का दावा किया। पटेल नाडियाड, पेटलाद, पोरसद के स्कूलों में पढ़ने के लिए यात्रा करते थे और अन्य लड़कों के साथ आत्मनिर्भर जीवन जीते थे। माना जाता है कि उन्होंने एक दृढ़ चरित्र का विकास किया था। एक लोकप्रिय किस्सा बताता है कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दर्दनाक फोड़े को चीर दिया, यहाँ तक कि ऐसा करने वाला नाई कांप उठा। जब पटेल ने अपेक्षाकृत देर से 22 वर्षों की आयु में मैट्रिकुलेशन पास किया तो उनके बुजुर्ग उन्हें आमतौर पर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में मानते थे जो एक समान नौकरी के लिए किस्मत में था। हालांकि पटेल ने खुद एक वकील बनने के लिए पढ़ाई करने, काम करने और पैसे बचाने इंग्लैंड की यात्रा करने और बैरिस्टर बनने की योजना बनाई थी। पटेल ने अपने परिवार से दूर कई साल बिताए, अन्य वकीलों से उधार ली गई पुस्तकों से खुद का अध्ययन किया। 2 साल के भीतर अपनी परीक्षाएं पास की। कई साल तक पैसे बचाने के दौरान पटेल, जो अब एक वकील थे, ने एक उग्र और कुशल वकील के रूप में ख्याति अर्जित की। इस जोड़े को 1909 में एक बेटी मणिबेन और 1905 में एक बेटा दहाभाई हुआ। पटेल ने गुजरात में फैले ब्यूबोनिक प्लेग से पीड़ित एक दोस्त की भी देखभाल की। जब पटेल खुद इस बीमारी से पीड़ित हुए तो उन्होंने परंतु अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, अपना घर छोड़ दिया और नाडियाड में एक अलग घर में चले गए। अन्य खातों के अनुसार पटेल ने यह समय एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में बिताया। वहां वे धीरे धीरे ठीक हो गए। पटेल के नरम साध में अपने घर का वित्तीय बोझ उठाते हुए गोधरा, बोरसाद और आनंद में कानून का अभ्यास किया। पटेल एडवर्ड मेमोरियल हाई स्कूल बोरसाद के पहले अध्यक्ष और संस्थापक थे, जिसे आज झवेर भाई दाजी भाई पटेल हाई स्कूल के रूप में जाना जाता है। जब उन्होंने इंग्लैंड की अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त बचत कर ली और पैसे और टिकट के लिए आवेदन किया तो उन्हें उनके बड़े भाई विट्ठल भाई के घर पर बीजे पटेल को संबोधित किया गया, जिसके नाम से शुरुआती अक्षर वल्लभ भाई के समान थे। एक बार इंग्लैंड में अध्ययन करने की इसी तरह की आशा को पोषित करने के लिए विट्ठल भाई ने अपने छोटे भाई को ये कहते हुए फटकार लगाई कि एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई का अनुसरण करना अपमानजनक होगा। अपने परिवार के सम्मान की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पटेल ने विट्ठल भाई को अपनी जगह जाने की अनुमति दी। 1909 में पटेल की पत्नी झाबेरबा को कैंसर की बड़ी सर्जरी के लिए बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और सफल आपातकालीन सर्जरी के बावजूद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पटेल को एक नोट दिया गया जिसमें उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना दी गई, क्योंकि वह अदालत में एक गवाह से जिहर कर रहे थे। गवाहों के अनुसार पटेल ने नोट पढ़ा, उसे जेब में रख लिया और अपनी जिहर जारी रखी और केस जीत गए। कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही उन्होंने दूसरों को ये खबर दी। पटेल ने दोबारा शादी न करने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार की मदद से अपने बच्चों की परवरिश की और उन्हें बॉम्बे के अंग्रेजी भाषा स्कूलों में भेजा। 36 साल की उम्र में वे इंग्लैंड और लंदन के मिडिल टेम्पल में दाखिला लिया। भारत लौटकर पटेल अहमदाबाद में बस गए और शहर के सबसे सफल बैरिस्टर में से एक बन गए। यूरोपीय शैली के कपड़े पहने और सरकारी तौर तरीके अपनाने वाले वे एक कुशल ब्रिज खिलाड़ी बन गए। ब्रिज के खेल पर एक
टीईडी वार्ता में 12 वर्षीय विश्व ब्रिज चैंपियन अंशुल भट्ट ने जेल में रहते हुए ब्रिज टेबल पर महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बीच बनी पौराणिक आजीवन साझेदारी के बारे में बात की। पटेल ने अपने अभ्यास का विस्तार करने और बहुत धन संचय करने और अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की महत्वाकांक्षा को पोषित किया। उन्होंने अपने भाई विट्ठल भाई के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंट में राजनीति में प्रवेश का समर्थन करने के लिए एक समझौता किया, जबकि पटेल परिवार के लिए प्रदान करने के लिए अहमदाबाद में रहे। स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। सितंबर 1917 में पटेल ने बोरसद में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने देश भर के भारतीयों को ब्रिटेन के स्वराज की मांग करने के लिए गांधी की याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक महीने बाद वह पहली बार गोधरा में गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में गांधी से मिले। गांधी के प्रोत्साहन पर पटेल गुजरात सभा के सचिव बने, एक सार्वजनिक निकाय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजराती शाखा बन गई। पटेल ने अब ऊर्जावान रूप से वैध भारतीयों की यूरोपीय लोगों के लिए मजबूर दास्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और खेड़ा में प्लेग और अकाल के मद्देनजर राहत प्रयासों का आयोजन किया। खेड़ा के किसानों की कराधान से छूट की याचिका को ब्रिटिश अधिकारियों ने ठुकरा दिया था। गांधी ने वहां संघर्ष करने का समर्थन किया, लेकिन चंपारण में अपनी गतिविधियों के कारण वे स्वयं इसका नेतृत्व नहीं कर सके। हालांकि उनका निर्णय मौके पर ही लिया गया था, लेकिन बाद में पटेल ने कहा कि उनकी इच्छा और प्रतिबद्धता गहन व्यक्तिगत चिंतन के बाद आई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने कैरियर और भौतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा। गुजरात में सत्याग्रह। कांग्रेस के स्वयंसेवक नरहरि फकीर, मोहनलाल पांडा और अब्बास तेवजी के समर्थन से पटेल के साथ वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा जिले में गांव दर गांव दौरा शुरू किया, शिकायतों का दस्तावेजीकरण किया और ग्रामीणों से करों का भुगतान करने से इनकार करके राज्यव्यापी विद्रोह के लिए उनका समर्थन मांगा। पटेल ने संभावित कठिनाइयों पर बल दिया और लगभग हर गांव से उकसावे की प्रतिक्रिया के सामने पूर्ण एकता और अहिंसा की आवश्यकताओं पर जोर दिया। जब विद्रोह शुरू किया गया और कर राजस्व रोक दिया गया, तो सरकार ने संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस और धमकी दस्तों को भेजा, जिसमें खलिहान के जानवर और पूरे खेत जब्त करना शामिल था। पटेल ने व्यक्तिगत गांवों के साथ काम करने के लिए स्वयंसेवकों को एक नेटवर्क बनाया, जिससे उन्हें कीमती सामान छिपाने और छापों से खुद को बचने में मदद मिली। हजारों कार्यकर्ताओं और किसानों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पटेल को नहीं। 1920 में वे नवगठित गुजरात प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। वे 1945 तक इसके अध्यक्ष रहे। पटेल ने गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और 3 लाख से अधिक सदस्यों की भर्ती करने और 1.5 मिलियन रुपए से अधिक की धन राशि जुटाने के लिए राज्य का दौरा किया। अहमदाबाद में होलिका दहन के आयोजन में मदद करते हुए, जिसमें ब्रिटिश सामान जलाए गए, पटेल ने अपने सभी अंग्रेजी शैलियों के कपड़े फेंक दिए। अपनी बेटी मणि और बेटे दहिया के साथ उन्होंने स्थानीय रूप से उत्पादित सूती कपड़े खादी पहनना पूरी तरह से शुरू कर दिया। पटेल ने चौरी चौरा की घटना के मद्देनजर गांधी के प्रतिरोध के विवादास्पद निलंबन का भी समर्थन किया। गुजरात में उन्होंने बाद के वर्षों में सावरबंदी, छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ और साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। कांग्रेस में वे स्वराजवादी आलोचनाओं के खिलाफ गांधी के दृढ़ समर्थक थे। पटेल 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने राष्ट्रव्यापी ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्र द्वारा स्थापित स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की मान्यता और वेतन के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि संवेदनशील हिंदू मुस्लिम मुद्दों को भी उठाया। पटेल ने 1927 के मूसलाधार बारिश के बाद राहत कार्यों का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया, जिससे शहर और खेड़ा जिले में बड़ी बाढ़ आई और जान माल
का भारी नुकसान हुआ। उन्होंने पूरे जिले में शरणार्थी केंद्र स्थापित किए, स्वयंसेवकों को संगठित किया और भोजन, दवाइयां और कपड़ों की आपूर्ति के साथ साथ सरकार और जनता से आपातकाल निधि की व्यवस्था की। जब गांधी जेल में थे तो कांग्रेस के सदस्यों ने पटेल को 1923 में नागपुर में भारतीय ध्वज फहराने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के खिलाफ सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्होंने कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के जुलूसों में भाग लेने के लिए देश भर में हजारों स्वयंसेवकों को संगठित किया। पटेल ने सभी कैदियों की रिहाई और राष्ट्रवादियों को सार्वजनिक रूप से झंडा फहराने की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया। उस वर्ष बाद में पटेल और उनके सहयोगियों ने ऐसे सबूतों का पता लगाया जो बताते हैं कि पुलिस के बोरसद तालुका में देवर बाबा से संबंधित एक स्थानीय डकैत आपराधिक गिरोह के साथ मिली हुई थी, जबकि सरकार उस क्षेत्र में डकैतों से लड़ने के लिए एक बड़ा कर लगने की तैयारी कर रही थी। कर के खिलाफ इस प्रस्तावित आंदोलन के समर्थन में पटेल को सुनने के लिए 6000 से अधिक ग्रामीण एकत्र हुए, जिससे अनैतिक और अनावश्यक माना गया। उन्होंने सैकड़ों कांग्रेसियों को संगठित किया, निर्देश भेजे और पूरे जिले में जानकारी प्राप्त की। तालुका के हर गांव ने कर के भुगतान का विरोध किया और संपत्ति और भूमि की जब्ती को रोका। एक लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने कर वापस ले लिया। इतिहासकारों का मानना है कि पटेल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच सामंजस्य और विश्वास का निर्माण करना था, जो सामाजिक आर्थिक रेखाओं के आधार पर विभाजित थे। अप्रैल 1928 में पटेल अहमदाबाद में अपने नगर पालिका कर्तव्यों से स्वतंत्रता संग्राम में वापस आ गए। जब बारडोली अकाल और वृद्धि की गंभीर गोहरी समस्या से ग्रस्त था। स्वराज वृद्धि खेड़ा की तुलना में अधिक थी। भले ही अकाल ने गुजरात के बड़े हिस्से को कवर किया हो, गांव के प्रतिनिधित्व से जीहर करने और बात करने के बाद संभावित कठिनाइयों और अहिंसा और सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर देते हुए पटेल ने करों के पूर्ण इनकार के साथ संघर्ष की शुरुआत की। पटेल ने प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवकों शिविरों और एक सूचना नेटवर्क का आयोजन किया। राजस्व इनकार खेड़ा की तुलना में अधिक मजबूत था और गुजरात भर में कई सहानुभूति सत्याग्रह किए गए। गिरफ्तारी और संपत्ति और जमीन की जब्ती के बावजूद संघर्ष तेज हो गया। स्थिति अगस्त में चरम पर पहुंच गई थी। संघर्ष के दौरान और उस क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत के बाद बारडोली की महिलाओं द्वारा पटेल को पहली बार सरदार का मतलब होता प्रमुख के रूप में संदर्भित किया जाने लगा। मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति 1931। सरदार पटेल की अध्यक्षता में 1931 में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया। जैसे ही गांधी जी दांडी नमक मार्च पर निकले, पटेल को रास गांव में गिरफ्तार कर लिया गया और बिना गवाहों के उन पर मुकदमा चलाया गया। किसी वकील या पत्रकार को उपस्थित होने की अनुमति नहीं थी। पटेल की गिरफ्तारी और उनके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी से गुजरात में नमक सत्याग्रह बहुत तेज हो गया। गुजरात भर के जिलों में तब तक कर विरोधी विद्रोह शुरू हो गया जब तक पटेल और गांधी जी का रिहा नहीं कर दिया गया। रिहा होने के बाद पटेल ने अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, लेकिन बॉम्बे में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पटेल 1931 में कराची में कांग्रेस के सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए। यहाँ कांग्रेस ने समझौते की पुष्टि की और मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी और पटेल की जनवरी 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। जब संघर्ष फिर से शुरू हुआ और यरवदा सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। कारावास की इस अवधि के दौरान पटेल और गांधी एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों के बीच स्नेह, विश्वास और स्पष्टवादिता का घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। उनके आपसी रिश्ते को एक बड़े भाई गांधी और छोटे भाई पटेल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। गांधी के साथ बहस होने के बावजूद पटेल ने उनकी
प्रवृत्ति और नेतृत्व का सम्मान किया। जेल में दोनों ने राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की, हिंदू महाकाव्य पढ़े और चुटकुले सुनाए। गांधी ने पटेल को संस्कृत सिखाई। गांधी के सचिव महादेव देसाई ने गांधी और पटेल के बीच बातचीत का विस्तृत रिकॉर्ड रखा। जब गांधी ने अछूतों के लिए आवंटित पृथक निर्वाचिका का विरोध करते हुए आमरण अनशन शुरू किया। बाद में पटेल को नासिक की जेल में ले जाया गया और उन्होंने अपने भाई विट्ठल भाई के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए संक्षिप्त रिहाई के ब्रिटिश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनकी अक्टूबर 1933 में मृत्यु हो गई थी। उन्हें अंततः जुलाई 1934 में रिहा किया गया। कांग्रेस में सर्वोच्च स्तर पर पटेल की स्थिति काफी हद तक 1934 के बाद से पार्टी संगठन में उनकी भूमिका से जुड़ी थी। जब कांग्रेस ने चुनावों का बहिष्कार छोड़ दिया था, बॉम्बे के एक अपार्टमेंट में स्थित हुए कांग्रेस के मुख्य धन सुभाष चंद्र बोस के साथ कानूनी लड़ाई। पटेल के बड़े भाई विट्ठल देव पटेल को 22 अक्टूबर 1933 को जेनेवा में निधन हो गया। विट्ठल भाई और बोस यूरोप यात्रा के दौरान गांधी के नेतृत्व की कड़ी आलोचना करते थे। अक्टूबर 1933 में जब विट्ठल भाई की मृत्यु हुई, तब तक बोस उनके प्राथमिक देखभाल कर्ता बन चुके थे। अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने एक तरह की वसीयत छोड़ी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का 3/4 हिस्सा बोस को दूसरे देशों में भारत के हित के प्रचार में इस्तेमाल करने के लिए दिया। जब पटेल ने उस पत्र की प्रति देखी, उसमें उनके भाई ने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा बोस को दिया था, तो उन्होंने कई सवाल पूछे। उस पत्र को डॉक्टर द्वारा सत्यापित क्यों नहीं किया गया था? क्या मूल कागजात को संरक्षित रखा गया था? उस पत्र के सभी गवाह बंगाल के लोग क्यों थे और जेनेवा में मौजूद कई अन्य दिग्गज स्वतंत्रता कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थक क्यों नहीं थे? जहां विट्ठल भाई की मृत्यु हुई थी, पटेल को दस्तावेज पर हस्ताक्षर की सत्यता पर भी संदेह हो सकता था। मामला अदालत में गया और 1 साल से ज्यादा चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि विट्ठल की संपत्ति केवल उनकी कानूनी उत्तराधिकारी यानी उनके परिवार को ही विरासत में मिल सकती है। पटेल ने तुरंत पैसे विट्ठल भाई मेमोरियल ट्रस्ट को सौंप दिए। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के फैसले पर पटेल ने गांधी की सलाह के विपरीत केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं से कांग्रेस को वापस लेने के नेहरू के फैसले को समर्थन किया। साथ ही वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पहल का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन को कांग्रेस का पूरा समर्थन देने की पेशकश की थी अगर वह युद्ध के अंत में भारतीय स्वतंत्रता का वादा करता और तुरंत एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करता। गांधी ने युद्ध के अपने नैतिक विरोध के आधार पर ब्रिटेन का समर्थन करने से इनकार कर दिया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के उग्र विरोध में थे। ब्रिटिश सरकार ने राजगोपालाचारी की पहल को खारिज कर दिया और पटेल ने फिर से गांधी के नेतृत्व को अपना लिया। उन्होंने गांधी की व्यक्तिगत अवज्ञा के आह्वान में भाग लिया और 1940 में गिरफ्तार हुए। 9 महीने तक जेल में रहे। उन्होंने 1942 में क्रिस मिशन के प्रस्तावों को भी विरोध किया, जबकि नेहरू, राजगोपालाचारी और मौलाना आजाद ने शुरू में गांधी के सविनय अवज्ञा के एक व्यापक अभियान के प्रस्ताव की आलोचना की ताकि अंग्रेजों को भारतीय स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर किया जा सके। पटेल इसके सबसे प्रबल समर्थक थे। ये तर्क देते हुए अंग्रेज भारत से पीछे हट जाएंगे और उन्होंने सिंगापुर और बर्मा से किया था। पटेल ने आग्रह किया कि अभियान बिना किसी देरी के शुरू हो, हालांकि यह महसूस करते हुए अंग्रेज तुरंत नहीं जाएंगे। पटेल एक व्यापक विद्रोह के पक्ष में थे जो भारतीय लोगों को उत्साहित करेगा, जो युद्ध की प्रति अपनी प्रतिक्रिया में विभाजित थे। पटेल के विचार में इस तरह का विद्रोह अंग्रेजों को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा कि उपनिवेशक शासक को जारी रखने का भारत में कोई समर्थन नहीं है और इस तरह भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण तेज हो जाएगा।
गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यापक अभियानों को मंजूरी देने के लिए जोरदार दबाव डाला और एआईसीसी ने 7 अगस्त 1942 को अभियान की मंजूरी दे दी। हालांकि जेल में रहने के दौरान पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था, फिर भी उन्होंने पूरे भारत में बड़ी भीड़ के सामने भावात्मक भाषण दिए। उसने करों का भुगतान करने से इनकार करने और सविनय अवज्ञा, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सभी नागरिक सेवाओं को बंद करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के लिए एहतियात के तौर पर धन जुटाया और कमान का दूसरा स्तर तैयार रखा। पटेल ने 7 अगस्त को बॉम्बे के गोलालिया टैंक में एकत्र 1 लाख से अधिक लोगों के सामने एक शानदार भाषण दिया। बर्मा के गवर्नर लंदन में सेखी बगाते हैं कि वे बर्मा को धूल में मिलाकर ही गए थे, तो आप भारत से भी ये वादा करते हैं। आप अपने रेडियो प्रसारों और समाचारों पत्रों में जापान द्वारा बर्मा में स्थापित सरकार को कठपुतली सरकार कहते हैं, जब दिल्ली में कैसी सरकार है। जब फ्रांस नाजी हमले के सामने पराजित हुआ तो पूर्ण युद्ध के बीच में चर्चिल ने फ्रांसीसियों को इंग्लैंड के साथ मिल जाने का प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव में पारित राजनेता का एक कदम था, लेकिन जब बात भारत की आती है अरे नहीं, युद्ध के बीच में संवैधानिक परिवर्तन बिल्कुल अल्पकालीन। इस बार उद्देश्य जापानियों के आने से पहले भारत को मुक्त करना है, और यदि वे आते हैं तो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना है। वे नेताओं को पकड़ लेंगे, सभी को पकड़ लेंगे। तब प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह अपना अधिकतम प्रयास करे। अहिंसा के भीतर कोई भी स्रोत उपयुक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए, कोई भी हथियार उपयुक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर होने जा रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि पटेल के भाषण ने राष्ट्रवादियों जोश भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो तब तक प्रस्तावित विद्रोह को लेकर संशय में थे। इस अवधि में पटेल के आयोजनकार को इतिहासकारों द्वारा पूरे भारत में विद्रोह की सफलता सुनिश्चित करने का श्रेय दिया जाता है। पटेल को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और उन्हें पूरी कांग्रेस कार्य समिति के साथ 1942 से 1945 तक अहमदनगर के किले में कैद रखा है। उन्होंने कपड़ा काता, ब्रिज खेला, ढेर सारी किताबें पढ़ी, लंबी सैर की, बागवानी की, बाहर से समाचार और घटनाक्रम की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने अपने सहयोगियों को भावात्मक समर्थन भी प्रदान किया। उस वर्ष के अंत में महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु की खबर से पटेल बहुत दुखी हुए, लेकिन पटेल ने अपनी बेटी को लिखे एक पत्र में भले ही अन्य राजनीतिक दलों ने संघर्ष का विरोध किया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को कैद करके जवाब दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1857 के बाद से अब तक के सबसे गंभीर विद्रोह था। जैसा कि वर्सराय ने विंस्टन चर्चिल का केबल से बताया था, भारतीय शाही पुलिस के साथ हिंसक मुठभेड़ों में 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। पूरे भारत में हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गईं। जब पटेल को 15 जून 1945 को रिहा किया गया तो उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के प्रस्ताव तैयार कर रही थी। विभाजन और स्वतंत्रता 1946 के भारतीय प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने हिंदू मतदाताओं पर हावी होकर निर्वाचित सीटों पर एक बड़ा हिस्सा जीता। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मतदाताओं की सीटों का एक बड़ा हिस्सा जीता। लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग करने का संकल्प लिया था, मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य और कांग्रेस के लिए एक कट्टर आलोचक थी। कांग्रेस सिंध, जापान और बंगाल को छोड़कर सभी प्रांतों में सरकारें बनाई जहां इसने अन्य दलों के साथ गठबंधन किया। कैबिनेट मिशन और विभाजन, भारत का विभाजन। जब ब्रिटिश मिशन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए 2 योजना प्रस्तावित की तो कांग्रेस के भीतर दोनों का काफी विरोध हुआ। 16 मई 1946 की योजना में व्यापक प्रांतीय स्वायत्तता के साथ एक ढीला संघ और धार्मिक बहुमत
के आधार पर प्रांतों का समूहीकरण प्रस्तावित किया गया। 16 मई 1946 की योजना में धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन प्रस्तावित किया गया था, जिसमें 565 से अधिक रियासतों को स्वतंत्रता या किसी भी प्रभुत्व में शामिल होने के बीच चयन करने की स्वतंत्रता थी। लीग ने दोनों योजनाओं को मंजूरी दी तब जबकि कांग्रेस ने 16 मई के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। गांधी ने 16 मई को प्रस्ताव की आलोचना की और कहा कि स्वाभाविक रूप से विभाजनकारी है, लेकिन पटेल ने महसूस किया कि प्रस्ताव को अस्वीकार करने का मतलब होगा कि केवल लीग को सरकार बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति ने 16 मई के प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने के लिए कड़ी पैरवी की। पटेल ने ब्रिटिश दूतों सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पेंथिस लॉरेंस के साथ विचार विमर्श किया और आश्वासन प्राप्त किया कि समूहीकरण खंड को व्यवहारिक बल नहीं दिया जाएगा। पटेल ने जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी को योजना स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। जब लीग ने 16 मई को योजना को मंजूरी दे दी तो वायसराय लॉर्ड बवेल ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू के अधीन, जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में जाना जाता था, पटेल ने गृह मामलों और सूचना और प्रसारण विभागों के प्रभार संभाला। ये दिल्ली में औरंगजेब रोड पर एक सरकारी घर में चले गए, जो 1950 में उनकी मृत्यु तक उनका घर रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन पहले कांग्रेस नेताओं में एक थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बढ़ते मुस्लिम अलगाववादी आंदोलन के समाधान के रूप में भारत के विभाजन को स्वीकार किया था। वे जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन अभियानों से नाराज थे, जिनसे पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा को भड़का दिया था, और वायसराय द्वारा संवैधानिक अधिकार पर हिंसा को रोकने के लिए अपने गृह विभाग की योजनाओं पर वीटो लगा दिया था। पटेल ने वायसराय द्वारा लीग के मंत्रियों को सरकार में शामिल करने और कांग्रेस की मंजूरी के बिना ब्रिटिश सरकार द्वारा समूहीकरण योजना को फिर से वैध बनाने की कड़ी आलोचना की। हालांकि लीग द्वारा विधानसभा का बहिष्कार करने और सरकार में प्रवेश करने के बावजूद 16 मई की योजना को स्वीकार न करने पर वे और भी नाराज हुए, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि जिन्ना को मुसलमानों के बीच लोकप्रिय समर्थन प्राप्त था और उनके और राष्ट्रवादियों के बीच एक खुला संघर्ष विनाशकारी परिणामों के हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध में बदल सकता है। पटेल के दिमाग में एक विभाजित और कमजोर केंद्रीय सरकार की निरंतरता, 600 से अधिक रियासतों को स्वतंत्रता की ओर प्रोत्साहित करके भारत के व्यापक विखंडन का परिणाम होंगी। दिसंबर 1946 और जनवरी 1947 में पटेल ने सिविल सेवक बीपी मेनन के साथ मिलकर मुस्लिम बहुलक प्रांतों से अलग पाकिस्तान बनाने के सुझाव पर काम किया। जनवरी और मार्च 1947 में बंगाल और पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा ने पटेल को विभाजन की वैधता के बारे में और अधिक आश्वस्त किया। पटेल जिन्ना की मांग के कट्टर आलोचक थे कि पंजाब और बंगाल के हिंदू बहुलक क्षेत्रों को मुस्लिम राज में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने उन प्रांतों का विभाजन करवा लिया जिनसे पाकिस्तान में उनके शामिल होने की किसी भी संभावना को रोक दिया गया। पंजाब और बंगाल के विभाजन पर पटेल की निर्णयकर्ता ने उन्हें भारतीय जनता के बीच कई समर्थक और प्रशंसक दिलाए, जो लीग की रणनीति से थक चुके थे, लेकिन ऐसा करने की कथित उत्सुकता के लिए गांधी, नेहरू, धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों और समाजवादियों ने उनकी आलोचना की। जब लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को औपचारिक रूप से योजना का प्रस्ताव रखा तो पटेल ने अपनी स्वीकृति दे दी और नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं से प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा। विभाजन के प्रस्तावों के बारे में गांधी की गहरी पीड़ा को जानते हुए पटेल ने निजी बैठकों में उनसे खुलकर चर्चा की। उन्हें कांग्रेस लीग गठबंधन की व्यवहारिक अक्षमता, बढ़ती हिंसा और गृह युद्ध का खतरा क्या लगता है। वास्तव पर मतदान के लिए बुलाए गए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पटेल ने कहा, मैं मुस्लिम बहुलक क्षेत्रों के अपने भाइयों से डर को पूरी तरह समझता हूँ। कोई भी भारत का विभाजन पसंद नहीं करता और मेरा दिल भारी है
लेकिन चुनाव एक विभाजन और कई विभाजनों के बीच है। हमें तथ्यों का सामना करना होगा। हम भावुकता का रास्ता नहीं अपना सकते। कार्य समिति ने डर के कारण काम नहीं किया, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि इन कई वर्षों से हमारी सारी मेहनत जैसे परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा और निष्फल साबित होगा। मेरे 9 महीने के कार्यकाल ने मुझे कैबिनेट मिशन योजना की कथित खूबियों के बारे में पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। कुछ सम्मानजनक अपवादों को छोड़कर ऊपर से लेकर चपरासी या नौकर तक मुस्लिम अबकारी लीग के लिए काम कर रहे हैं। मिशन योजना में लीग को दिया गया सांप्रदायिक वीटो भारत की प्रगति को हर स्तर पर अवरुद्ध कर देगा, चाहे हम इसे पसंद करें या ना पसंद करें। पंजाब व बंगाल में वास्तविक पाकिस्तान पहले से ही मौजूद है। परिस्थितियों में एक वास्तविक पाकिस्तान को प्राथमिकता दूंगा जो लीग को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। आज़ादी आ रही है, हमारे पास भारत का 75 या 80% हिस्सा है जिसे हम अपनी विधवा से मजबूत बना सकते हैं। लीग देश के बाकी हिस्सों का विकास कर सकती है। गांधी द्वारा योजना को अस्वीकार करने और कांग्रेस द्वारा अनुमोदित करने के बाद पटेल ने विभाजन परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति के विभाजन की देखरेख की और नेहरू के साथ भारतीय मंत्रिपरिषद का चयन किया। हालांकि न तो पटेल और न ही किसी अन्य भारतीय नेता ने विभाजन के साथ होने वाली तीव्र हिंसा और जनसंख्या स्थानांतरण की भविष्यवाणी की। पटेल ने राहत और आपातकालीन आपूर्ति का आयोजन करने, शरणार्थी शिविरों की स्थापना करने और शांति को प्रोत्साहन करने के लिए पाकिस्तानी नेताओं के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने का बीड़ा उठाया। इन प्रयासों के बावजूद मरने वालों की संख्या 5 लाख से 1 मिलियन लोगों के बीच होने का अनुमान है। दोनों देशों में शरणार्थियों की अनुमानित संख्या 15 मिलियन से अधिक है। 61 दिल्ली में निजामुद्दीन औलैया दरगाह क्षेत्र का दौरा करते हुए, जहां दिल्ली के हजारों मुसलमानों को हमलों का डर था, उन्होंने दरगाह पर प्राथमिकता दी कि लोगों से मुलाकात की और पुलिस की मौजूदगी को मजबूत किया। उन्होंने जवाबी हिंसक को रोकने के लिए पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ अत्याचार की प्रेस रिपोर्ट को दबा दिया। राजधानी में शरणार्थियों के राहत प्रयासों को व्यवस्थित करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए दिल्ली आपातकालीन समिति का स्थापना करते हुए पटेल ने सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को पक्षपात और उपेक्षा के खिलाफ चेतावनी दी। जब पटेल को ये रिपोर्ट मिली तो सिखों के बड़े समूह पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम काफिले पर हमला कराने की तैयारी कर रहे थे, तो पटेल जल्द से अमृतसर पहुंचे और सिख और हिंदू नेताओं से मिले, ये तर्क देते हुए कि असहाय लोगों पर हमला करना कायरतापूर्ण और अपमानजनक है। पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि सिखों की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के खिलाफ और हमले होंगे। उन्होंने समुदाय के नेताओं को आश्वासन दिया कि वे शांति और व्यवस्था स्थापित करने और मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए काम करते हैं, जो भारत सरकार पाकिस्तान की किसी भी विफलता पर जोरदार प्रतिक्रिया करेगी। इसके अतिरिक्त पटेल ने लगभग 2 लाख शरणार्थियों की विशाल भीड़ को संबोधित किया, जिन्होंने बैठकों के बाद उनकी कार को घेर लिया था। यहाँ इसी शहर में जलियांवाला बाग के रक्तपात में हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों का खून मिला है। मुझे यह सोचकर दुख होता है कि हालात यहाँ तक पहुँच गए कि कोई भी मुसलमान अमृतसर में नहीं जा सकता और कोई भी हिंदू सिख लाहौर में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। निर्दोष और रक्षाहीन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम बहादुर पुरुषों को शोभा नहीं देता। मुझे पूरा यकीन है कि भारत का हित अपने सभी पुरुषों और महिलाओं को सीमा पार कराने और पूर्वी पंजाब से सभी मुसलमानों को बाहर भेजने में है। मैं आपके पास एक विशेष अपील लेकर आया हूँ। शहर पार करने वाले मुस्लिम शरणार्थियों की सुरक्षा का संकल्प ले। कोई भी बाधा या रुकावट हमारे शरणार्थियों की दुर्दशा को और खराब कर देगी, जो पहले ही सहनशीलता से अद्भुत कारनामे कर रहे हैं। अगर हमें लड़ना है तो हमें साफ सुथरी
लड़नी होगी। ऐसी लड़ाई के लिए उपरोक्त समय और परिस्थितियों का इंतजार करना चाहिए और आपको अपनी जमीन चुनने में सतर्क रहना चाहिए। शरणार्थियों के खिलाफ लड़ना कोई लड़ाई नहीं है। 3 महीने के लिए युद्ध विराम हो जिसमें दोनों पक्ष अपने शरणार्थियों का आदान प्रदान कर सकें। इस तरह के युद्ध विराम की अनुमति युद्ध के कानूनों में भी है। आइए हम हमलों और जवाबी हमलों के इस दुष्चक्र को तोड़ने की पहल करें। 1 हफ्ते तक हाथ थामे रहें और देखें कि क्या होता है। अपने स्वयंसेवकों की सेना के साथ शरणार्थियों के लिए रास्ता बनाएं और उन्हें शरणार्थियों को हमारी सीमा तक सुरक्षित पहुंचा दें। समुदाय के नेताओं के साथ उनकी बातचीत और उनके भाषण के बाद मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ कोई और हमला नहीं हुआ और जल्द ही पूरे क्षेत्र में व्यापक शांति और व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई। हालांकि भारत के अन्य हिस्सों में मुसलमानों को वापस भेजने की उनकी कथित इच्छा के लिए नेहरू धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों को और गांधी ने पटेल की आलोचना की, जबकि पटेल ने हर इस तरह के आरोपों का जोरदार खंडन किया। मौलाना आजाद और अन्य धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम नेताओं के साथ कठोरता तब बढ़ गई जब पटेल ने दिल्ली के सिख पुलिस कमिश्नर को बहिष्कार करने से इनकार कर दिया, जिन पर भेदभाव का आरोप लगाया गया था। हिंदू और सिख नेताओं ने पटेल और अन्य नेताओं पर पाकिस्तान में उनके समुदाय पर हमलों के लिए पर्याप्त रूप से जवाबदेह नहीं होने का भी आरोप लगाया और मुस्लिम नेताओं ने पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जरूरतों की कथित उपेक्षा करने और आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों के लिए समाधानों को केंद्रित करने के लिए उनकी आलोचना। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों